हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुणा। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि अगर आपको सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो उसके बाद में आप किन बातों का ध्यान रखें कि जो आपकी रिकवरी है वो जल्दी हो और आपके टांकों वगैरह के अंदर कोई पस भी ना पड़े। तो मेरी 2 डॉटर्स हैं और एक 10 साल पहले हुई थी, वो भी सिज़ेरियन था, और एक अभी हुई है 3 मंथ्स की है, वो भी सिज़ेरियन है। तो जो मेरा फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था उसके अंदर मुझे कभी बैक पेन नहीं हुआ। जैसे काफ़ी लोगों को सिज़ेरियन के बाद में बैक पेन रह जाता है या फिर टमी रह जाता है, तो वो दोनों ही चीज़ें मेरे केस के अंदर नहीं हुई हैं। तो मैंने फिर 40 डेज़ के जस्ट बाद में रिकवर भी कर लिया था। विदिन 40 डेज़ का टाइम तो देखो लगता ही है, लेकिन उसके बाद में मैंने रिकवरी कर ली थी। तो मैं अब आपके साथ में शेयर करती हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी रिकवरी अच्छे से हो जाए। तो सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि जो आपका सिज़ेरियन होता है तो उसके जस्ट बाद का जो दिन होता है, फर्स्ट डे, वो बहुत टफ़ होता है, क्योंकि एकदम जो पेट है वो काफ़ी खिंचाव होता है उस पे। देखो, दर्द तो नहीं होता है क्योंकि जो आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो आपको पेन किलर्स देते हैं, उसके कारण आप दर्द महसूस नहीं करते हो। लेकिन भारीपन, खिंचाव आपको एक लगता है पेट पे, और उसके अंदर क्या होता है कि आप करवट नहीं ले सकते हो, राइट साइड या लेफ्ट साइड करवट अपन नहीं ले पाते हैं उस टाइम पे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि एकदम ऐसे कोर कोर मसल्स होती है ना, ये जहाँ पे आपका पूरा स्टिचेस वगैरह के जो पट्टी बंधा होता है, तो जैसे अपन उठने में, बैठने में आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट आप लो। खुद की बॉडी को बिल्कुल भी ओवर पुश मत करो। अब आपका अगर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आपकी बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगेगा। बॉडी रिकवर हो जाएगी लेकिन टाइम लगेगा, तो वो टाइम हमें अपनी बॉडी को देना है। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो ये है कि जो हमारे पारंपरिक दादी-नानी बोलते थे कि 40 डेज़ का रेस्ट करना है, वो आपको करना ही है। वो पता है नॉर्मल जापे में भी होता है, मतलब अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है उसमें भी रिकमेंडेड है, और वो सिज़ेरियन में भी रिकमेंडेड है। 40 डेज़ आपको एकदम अच्छे से, शिद्दत से आपको रेस्ट करना ही है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपको वो उस टाइम पे पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन्स की वज़ह से ऐसा लग रहा है, लेकिन आपकी बॉडी बहुत कुछ कर रही है, वो बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रही है। एक तो उसको ब्रेस्ट फीड कराना है, एक उसको हीलिंग करनी है। अगर आप अपनी बॉडी को उस टाइम पे रेस्ट नहीं दोगे तो आपको उस टाइम तो नहीं पता लगेगा, लेकिन आपको बाद में ज़रूर पता चलेगा। क्योंकि मेरी कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यूएस में डिलीवरी की है, और वहाँ पे खुद को ही सारा काम-वाम करना पड़ता है। जो आते हैं मदर इन लॉ, वो कुकिंग ही कर पाते हैं, उससे ज़्यादा का वो काम कैसे करेंगे वहाँ पे? तो उस केस में उन्हें खुद से करना पड़ता है, तो उनको कभी जॉइंट में पेन हो जाता है, या फिर किसी को नी में पेन हुआ, या फिर किसी को कुछ और एक्सपीरियंसेस हुए। तो इसीलिए आपको प्रॉपर 40 डेज़ का जो रेस्ट जो पुराने ज़माने में बोलते थे वो आपको करना ही करना है। वो नॉर्मल डिलीवरी में भी करना होता है और आपको सिज़ेरियन के अंदर भी करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद भी मसाज होती है। मैंने दोनों टाइम पे ही करवाई थी। स्टार्टिंग के जो 10 डेज़ होते हैं, जैसे आपका सी सेक्शन हुआ उसके बाद के जो 10 दिन होते हैं, उसपे मैंने सिंपल अपने जस्ट जो नी के नीचे-नीचे के पैर हैं, हल्की-फुल्की सी वहाँ पे मैंने ऑयलिंग और मसाज कराई थी। जो पगथली है उसपे तो मैंने प्रॉपर मसाज कराई थी, और थोड़े से हाथ, पैर पे, मुँह पे, और जैसे अपने हेयर्स पे, इन सब पे मैंने थोड़ा-सा तेल लगवाया था। ऑफ़ कोर्स आप सिज़ेरियन डिलीवरी के अंदर पेट पे, ब्रेस्ट पे, नेक पे, यहाँ पे इन सबको आप छोड़ देते हो, और स्टार्टिंग के 10-15 डेज़ मैंने कमर में भी मसाज नहीं कराई थी, बिकॉज़ कि उतना ऐसे बार-बार पलटना तो पॉसिबल ही नहीं होता है सिज़ेरियन के अंदर, तो वो मैंने अवॉइड किया था। लेकिन बाकी जो मसाज है वो मैंने कराई थी। बहुत अच्छा लगता है, इससे एक स्ट्रेस रिलीफ़ होता है, सारा दिन बेड पे ऐसे लेटे रहने से बहुत अजीब लगता है। तो फिर वो चीज़ आप करना, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको रिलैक्स और काम लगेगा, आप एन्जॉय करोगे उस मसाज को, तो वो आप करवाना। और जो ये मसाज है, ये आपकी जो मसाज वाली है, अगर वो आपको बोलेगी कि सरसों के तेल के अंदर अजवाइन वगैरह डाल के करवाओ, जैसे भी करवाओ, तो आप उसकी बात मानना, ठीक है? जो वो आपको ऑयल बोलती है उससे आप करवाना। थोड़ा-सा वार्म ऑयल लिया जाता है इसके अंदर, तो वो सब चीज़ें आप फ़ॉलो करना। उससे आपको आगे जाके कभी भी जॉइंट पेन वगैरह नहीं होंगे, और जो आपकी जो मसल्स हैं, हड्डियाँ हैं, वो भी मजबूत होंगी। थर्ड चीज़ कि आपको खूब पानी पीना है। हाँ, जो हमारा नॉर्मल डिलीवरी होता है उसके अंदर पानी इतना रिकमेंडेड नहीं होता है, और उसके अंदर मना भी करते हैं
की जो पानी है वो कम पियो। लेकिन जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर डॉक्टर ने बोला था कि तरुणा, मारवाड़ी फैमिलीज़ के अंदर पानी नहीं दिया जाता है, बट यू हैव टू ड्रिंक वाटर, अदरवाइज़ जो आपका बैक पेन रह जाएगा और जो आपके बैक में वो एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन लगा था, वो उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा बाद में दिक्कत आएगी। तो मैंने उनकी बात मान के खूब पानी पिया था। उन्होंने बोला था कि आपको 2 से 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। बट हाँ, आप ये कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप अजवाइन का पानी पी सकते हो, ताकि वो आपको गैस भी मतलब रिलीज़ हो जाए आपकी। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल पानी भी पी रहे हो तो थोड़ा-सा वार्म वाटर आप ले सकते हो और आपको ऐसे गट-गट, गट-गट, गट-गट करके पानी नहीं पीना है। सिप, 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 सिप करके आपको ढंग से बैठ के आपको अपना पानी पीना है। उससे फिर आपका जो पेट है वो नहीं आता है। और सी सेक्शन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके बाद में गर्म रहना होता है, वार्म रहना होता है। तो इसलिए जब भी आप नहाओगे तो जो आपका पानी है वो वार्म होना चाहिए। उतना जैसे जलने वाला पानी भी नहीं होना चाहिए एकदम गर्म, और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका वार्म वाटर होना चाहिए नहाते वक़्त। 40 डेज़ तक आपको स्ट्रिक्टली कुछ भी भारी सामान नहीं उठाना है। थोड़ा-सा भी भारी लग रहा है, छोड़ दो, बाद में हो जाएगा, नहीं उठाना है। ना ही कोई भी भारी चीज़ को ऐसे खिसकाना है। सिर्फ़ उठाना ही नहीं, खिसकाना भी नहीं है, क्योंकि आपको जो पेट के जो आपके स्टिचेज़ हैं वो हील हो रहे हैं। अगर आपने ये सब किया तो फिर वो टाँके खुल सकते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन्स लेनी पसंद नहीं होती है, लेकिन आपको जो 1 मंथ तक डॉक्टर जो मेडिसिन बोल रहे हैं, एकदम स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करनी है और लेनी है। आपकी ड्यूटी है कि आप टाइम पे अपनी मेडिसिन लो, किसी और की नहीं है, और आपको एकदम स्ट्रिक्टली उसको फ़ॉलो करना है। 7 या 8 डेज़ के बाद में डॉक्टर बोल देते हैं कि जो पेन किलर है वो एसओएस है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप लो, अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो मत लो। तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन अगर आपको फिर भी ज़रूरत लगती है तो बिना सोचे-समझे ले लो यार, क्योंकि और भी बहुत कुछ है करने को, बेबी को देखना है और देखना है, तो इन सब की टेंशन मत लेना। अगर मेडिसिन्स बाकी एंटीबायोटिक्स वगैरह अपने कंप्लीटली आपको लेने हैं, कैल्शियम, आयरन जो भी आपको डॉक्टर ने दिया है वो सब आपको लेना है। आपका जो रूम है वो थोड़ा कोज़ी होना चाहिए, मतलब जो ऐसे डायरेक्टली अगर आप एसी चला रहे हो या फिर अगर आप फ़ैन चला रहे हो तो फ़ैन जो है वो थोड़ा-सा स्लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट नहीं होना चाहिए। आपकी हड्डियों के लिए और आपके मतलब माथे के लिए, आपके फ़ोरहेड के लिए ये चीज़ सही नहीं है। डायरेक्ट हवा जो बोलते हैं, एक हल्का-सा अपना कपड़ा रखो अपने सर के ऊपर, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो उसमें से सारे न्यूट्रिशन सब अच्छी-अच्छी चीज़ें से आपका बेबी बन के निकल चुका है। अब आपकी बॉडी एकदम ऐसे वीक हो गई है। उसको दोबारा धीरे-धीरे रेस्ट से, अच्छे खाने-पीने से एनर्जी मिलेगी और वो दोबारा वापस ठीक हो जाएगी। लेकिन जब तक वो ठीक नहीं होती है तब तक आपको उसको बहुत ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो अपना सर है उसको आप ऐसे ढक के रखें, जो आपके पैर हैं उसको भी आप ढक के रखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से भी एनर्जी हमारे अंदर जा रही है और पैरों से भी जो एनर्जी है वो हमारे अंदर जा रही है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जापे के अंदर जो लेडी है उसको सर थोड़ा-सा ढक के रखना चाहिए और थोड़ा-सा अपने पैर वार्म रखने चाहिए, चाहे आप सॉक्स से रख लो अगर आपको नहीं ढकने हैं तो। वैसे तो मैं डाइट पे पूरा का पूरा एक वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि आपकी जो जो आप डाइट लोगे उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, ताकि जो दूध है वो ज़्यादा अच्छा से बने, और क्या कहते हैं कैल्शियम होना चाहिए ताकि आपकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत हों, और आपको फाइबर होना चाहिए, लेना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। बाकी जो फुल डाइट है इस सब से रिलेटेड जो मैंने लिया था वो मैं बाद में शेयर करूँगी, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको इस टाइम पे मोबाइल नहीं करना चाहिए। आपको अजीब लगेगा कि मैं आज के टाइम पे ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने दोनों टाइम पे चीज़ फ़ॉलो की थी। उस टाइम पे मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, मैंने प्रॉपर रेस्ट किया था। मैंने खुद ने देखा है कि जो लड़कियाँ करती हैं मोबाइल वगैरह, बाद में उनको, ऐसा नहीं है सबको आती है, बट कुछ लड़कियों को आइज़ वीक हो जाता है, कुछ पास का चश्मा लग जाता है। सबके साथ में ऐसा नहीं होता है, बट कुछ-कुछ के साथ में होता है। लेकिन रिकमेंडेड है कि आप उस टाइम पे रेस्ट करो। अगर आप उस इंस्टा कर रहे हो या कुछ मोबाइल देखे जा रहे हो तो वो तो आपका रेस्ट नहीं हुआ ना। तो इसीलिए हमारी आइज़ वगैरह भी उस टाइम पे बहुत वीक मानी जाती हैं, तो हमें इसलिए कुछ भी स्क्रीन तो नहीं देखनी चाहिए। अगर आप कुछ लाइट म्यूज़िक, भजन कोई भी अपना पसंदीदा सॉन्ग वगैरह चलाओ तो आप वो सुन सकते हो, लेकिन देखना रिकमेंडेड नहीं होता है। सी सेक्शन डिलीवरी के अंदर स्टिचेज़ का हमें मेन ध्यान रखना होता है। तो जब आप नहाने जाते हो तो स्टार्टिंग में तो कोई आपको नहलाता है या कोई आपके साथ जाता है। तो फिर उस टाइम पे तो पट्टी आपको लगी होती है, बट वो पट्टी वाटरप्रूफ होनी चाहिए। आजकल तो हर जगह वाटरप्रूफ पट्टी ही यूज़ होती है। तो उस टाइम पे आप नहा लो और उस पट्टी को अच्छे से पोंछ लो, ठीक है, हो गया। लेकिन फिर 7-8 डेज़ के बाद में वो पट्टी खुल जाती है। उसके बाद में डॉक्टर कोई दूसरी वाली पट्टी सी लगा देते हैं। वो भी वाटरप्रूफ होती है। उसमें भी आप नहा लो और उसको पोंछ लो। फिर उसके 1 वीक के बाद में डॉक्टर क्या करते हैं कि वो भी पट्टी हटा देते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं।
फिर जब डॉक्टर उसको खुला छोड़ते हैं, उस टाइम पे जब आप नहा के आते हो ना, आपको फटाफट उसको पोंछना होता है, उसको गीला नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छे से आपको पोंछना है। चाहे आप अपनी हेल्पर की हेल्प लो कि देखो भई दीदी पोंछ गया ना पूरा का पूरा। फिर जब वो अच्छे से पोंछ लिया जाता है, तो डॉक्टर एक छोटा-सा पाउडर देते हैं, उस पाउडर को लगाना बहुत ज़रूरी है। उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, डॉक्टर दिन में 2 या 3 बार बोलते हैं उसको लगाने को, तो उसको उतनी बार लगाना है। डॉक्टर की तो हर बात आपको माननी है। उससे जो वो हील हो जाते हैं, मतलब कि जो वहाँ पे निशान है वो भी नहीं रहता है, और जो वो रेडनेस होती है वो सारी ब्लैकनेस हो जाती है धीरे-धीरे, जो स्टिचेज़ हैं उनकी, और फिर जो स्टिचेज़ हैं वो ठीक हो जाते हैं, उसमें पस भी नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अब ये तो सबको ही बोलते हैं, लेकिन स्ट्रेस तो होता है ना, मतलब बहुत अजीब लगता है जब ऐसे सारा दिन आप लेटे हो। एक बार तो ऐसा मन में आता है कि हम कभी खड़े ही नहीं होंगे, हम बाकी लोगों की तरह घूमेंगे-फिरेंगे ही नहीं, हम हमेशा ऐसे ही रह जाएँगे। क्योंकि आप उठने के लिए भी किसी पे डिपेंड हो रहे हो। उस हॉस्पिटल के अंदर जो वो टेबल सी चे जो वो बेड सा होता है, उसको ऐसे मतलब उसके ऊपर-नीचे करके हम ऊपर-नीचे हो रहे हैं, खुद से नहीं हो पा रहे हैं अपनी कमर से, तो फिर इट्स नॉट ईज़ी। लेकिन आप ये सोचो कि ये सिर्फ़ 40 डेज़ है। उसके बाद आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे। डे बाय डे आपको फ़र्क दिखेगा, और वीक बाय वीक अगर देखोगे तो मेजर फ़र्क दिखेगा आपको। फर्स्ट वीक में आप जैसे थे, सेकंड वीक में आप उससे बहुत बेटर हो जाओगे। थर्ड वीक में आप उससे और भी बेटर हो जाओगे। तो फिर आप उस चीज़ को एन्जॉय करो, और उस चीज़ को सोच के आप स्ट्रेस कम लो। अपना जैसे बॉडी का पोस्चर थोड़ा ठीक रखो। लीज़ा के टाइम पे क्या हुआ था कि मेरी बॉडी थोड़ी-सी झुक गई थी। मैं ऐसे झुक-झुक के चलने लग गई थी। जैसे जब चलना स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, ऐसे एक आधा राउंड, मतलब ऐसे छोटा-मोटा, तो फिर मैं ऐसे झुक के चल रही थी। ऑटोमैटिक होता है वो, आपको नहीं पता चलता, आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो। लेकिन मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि अगर मैं ऐसे झुक के चल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि मैं सीधी हो जाऊँ। क्योंकि फिर हमें आदत हो जाती है कि हम ऐसे ही चलने लग जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसका ध्यान रखो, और लोगों से फीडबैक लो कि मैं सही चल रही हूँ ना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसे चल रहे हो तो उससे कोई आपको कोई वैसे फ़र्क है, आपको पता ही नहीं कि आप कैसे चल रहे हो, इसलिए आप उल्टा-सीधा चलने लग जाते हो। तो फिर एकदम स्ट्रेट रहना है, और स्ट्रेट ही चलना है। बहुत ही ज़्यादा मसालेदार, ऑयली, ओवर एक्सेस घी, दूध, जिस तरह से मतलब ये सब चीज़ें जो रिकमेंडेड नहीं होती है आफ्टर ऑपरेशन, तो उन सब का ध्यान रखना है। वो सब नहीं खानी है। एक तो वो ब्रेस्ट फीड बच्चों के लिए ठीक नहीं है, दूसरी चीज़ वो हमारे टाँगों के लिए भी ठीक नहीं है, इतने मसाले-वसाले जलन करेंगे और पस-वस पड़ जाती है इन सब से। तो इन सब का भी हमें बहुत ध्यान रखना है खाने-पीने का, कि हमें एकदम सिंपल सादा खाना खाना है, हल्दी नमक वाला। प्रॉपर क्या डाइट मैंने ली थी वो मैं आपके साथ में बाद में शेयर करूँगी। आप अपने डॉक्टर से पहले ही बात कर लेना कि आपके जो सिज़ेरियन जो स्टिचेज़ लग रहे हैं वो डिसॉल्वेबल होने चाहिए, मतलब कि वो खुद से ही अंदर घुल जाने चाहिए, आपको कटाने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि बिना मतलब एक और स्ट्रेस क्यों लेना है कि उसको कटवाओ और वो पेन-वेन सहो। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप डॉक्टर को पहले ही बोल देना। अगर आपके वो डिसॉल्वेबल होंगे स्टिचेज़ तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। जब वो पट्टी उतार देते हैं, उसके बाद में बस वो साइडों से एकदम हल्का-सा कुछ काटते हैं, उससे लेकिन कुछ भी दर्द नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। एकदम हल्का-सा वो काटेंगे वहाँ से दोनों साइडों से कुछ, और आपको फिर पूरा टाँका वगैरह नहीं खुलता है उसके अंदर, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको वो फालतू का सर स्ट्रेस और पेन नहीं लेना पड़ता है, तो ये डॉक्टर से ज़रूर पता कर लेना। आपको अगर हेल्प की ज़रूरत लग रही है तो हेल्प माँगना, चाहे वो बच्चे को सँभालने के लिए हो, चाहे वो बाथरूम जाने के लिए हो, चाहे फिर आपको स्ट्रेस हो और किसी से बात करने का मन करे, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप माँगना, क्योंकि आप कोई हमेशा के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। ये 40 डेज़ की बात है, उसके बाद में आप वापस ठीक हो जाओगे। तो हेल्प माँगना और खुद का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप बाकी सबका भी ध्यान रख सको। इसीलिए अगर आपको कुछ भी लगता है तो किसी से डिस्कस करो, बात करो, ताकि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन वगैरह का शिकार ना हो। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि जो आपके स्टिचेज़ वाली जगह है वो ओवर रेड हो गई है, बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, सूजन आ गई है उस पे, या फिर पस निकल रही है, तो आपको इमीडिएटली अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाना है और उनको दिखाना है। क्योंकि ये जो कटता है ये 7 लेयर्स होती हैं, अंदर अंदर भी हो सकता है इन्फेक्शन, कि सिर्फ़ बाहर नहीं होके अंदर भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी ऐसा साइन लगता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद में हमें अपने पेट पर ज़ोर नहीं देना होता है। एकदम ऐसे आराम से बैठो, आराम से उठो, ऐसे बहुत सारी हेवी चीज़ों को खिसकाओ मत।
बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ भारी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है। उसके अलावा डेली रूटीन के अंदर भी आपको स्टार्टिंग में पेट पे जोर नहीं देना है। धीरे-धीरे वॉक करो, ऐसे भागना नहीं है, ठीक है? और सब सब काम थोड़ा स्लो-स्लो करो, थोड़ा हील होने दो अपने स्टिचेज़ को। सिज़ेरियन डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, आपको खुद का ध्यान रखना है कि आपको सर्दी, जुकाम, खाँसी ना हो। अगर आपके घर में किसी को है तो फिर आप वो सेम रूम शेयर मत करो, क्योंकि अगर आपको इस टाइम पे कुछ भी होता है तो आप इतना मेडिसिन्स भी नहीं ले पाओगे, बिकॉज़ कि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो और फिर आपको भी जैसे छींके-वींके आती हैं तो टाँके-वाँके खुल सकते हैं, उनके अंदर पस पड़ सकती है और खाँसी के अंदर भी पेट पे बहुत दबाव पड़ता है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखो कि आप इस तरह के किसी भी वायरल इन्फेक्शन से बचो इस टाइम पे। ये मैंने आपके साथ में कुछ पॉइंट शेयर किए थे, जिसको अगर आप फ़ॉलो करोगे तो आपका जो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद का रिकवरी है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार भी आपका कोई पस-वस नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको सी सेक्शन डिलीवरी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी।